हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका लास्ट वाला पार्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक का, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप N1। सो टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था CaCO3 तक के, ठीक है। CO3 का हम लोगों ने वहाँ पे फिनिश किया था। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था दैट इज़ दो और कंपाउंड जो थे। पहला है H2O2 जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और सेकंड जो है वो है आपका LiAlH4 जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसको हम लोग फिलहाल तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उनको भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे H2O2 को। अगर मैं बात करती हूँ H2O2 की, तो H2O2 जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा केमिकल है। एक ऐसा कंपाउंड है H2O2, एक ऐसा लिक्विड है H2O2 जिसके बहुत सारे यूजेस है। इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे यूजेस है, हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस है। अगर आपने देखा होगा तो H2O2 जो होता है उसी का मतलब परऑक्साइड होता है। तो आप अगर 12th स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो वहाँ पे आप लोग एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल वाले रिएक्शन पढ़ते हो। तो याद करो कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल वाली रिएक्शन जो रहती है, अगर पढ़ी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ी है तो हम लोग सारा देखेंगे। उसमें हम लोग H2O2 को डालते हैं। मतलब H2O2 एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिक्विड है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन से केमिकल रिएक्शंस है, मेथड्स है, कौन से इन्वॉल्व है जिसके हेल्प से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं H2O2 का। मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम लोग H2O2 का प्रिपरेशन करेंगे। तो एक बार हम लोग एक चार्ट बना लेंगे, उस चार्ट से हम लोग को आइडिया मिल जाएंगे कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स है, ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जिससे H2O2 का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद साइमल्टेनियसली सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहला जो आपका हेडिंग है वो है H2O2, और इस H2O2 का ही मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। याद करो, कुछ याद आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूँ कि H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये है कि इसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे क्या है। तो देखो इधर, अगर इसको देखा जाए H2O2, तो याद करो मैंने कुछ बताया था लास्ट वाले क्लास में। क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे O2 आ रहा है। अगर O1 आ जाए तो हम लोग डेफिनेटली बोल देते हैं कि वो ऑक्साइड होगा, बट अगर 2 आ जाए तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि वो सुपर ऑक्साइड होगा या परऑक्साइड होगा। तो याद करो, कुछ बताया था, याद आ रहा है कुछ? क्या बताया था? क्रॉस बताया था। इसके नीचे वाला इसका चार्ज बनेगा, इसके नीचे वाला इसका चार्ज बनेगा। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर में चार्ज कितना आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर में चार्ज आएगा 2-। और O2 2- क्या होता है? O2 2- होता है परऑक्साइड। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझा या नहीं? मतलब कहना मुझे ये है कि रट्टा नहीं मानना है कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। रट्टा तो बिल्कुल नहीं मानना है। देखो ना उसको, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इस H2 के नीचे में कौन सा नंबर है, H के नीचे में कौन सा नंबर है? 2। करना क्या है? क्रॉस। ये वाला 2 O का चार्ज बन जाएगा। चार्ज कितना आएगा? O2 2- क्या बोलेंगे? परऑक्साइड। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने का कोई भी नीड नहीं है। चलो, अगर मैं बात करती हूँ अलग अलग टाइप के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसकी हेल्प से मैं H2O2 को बना सकती हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2। ऐसी कौन सी मेथड है जिसकी हेल्प से मैं H2O2 को प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो सबसे पहली मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका BaO2 8H2। इसकी हेल्प से हम लोग H2O2 को बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग यूज़ करेंगे वो रहेगा आपका Na2O2। इसकी हेल्प से भी बनाएंगे। तीसरी थिंग जो हम लोग लेंगे वो रहेगा आपका 50% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 50% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, मतलब ये एक्चुअली हम लोग HSO4 की हेल्प से बनाएंगे। और इसके अलावा हम लोग एक और मेथड का यूज़ करेंगे जिसका नाम आपका रहेगा 2-इथिल एंथ्राक्विनोन। 2-इथिल एंथ्राक्विनोल। तो इन सारे के सारे 4 प्रोसेस की हेल्प से हम लोग किसको बनाएंगे?
हम लोग बनाएंगे H2O2 को। सबसे पहला मेथड क्या लेंगे, BaO2 8H2O से बनाएंगे। सेकेंड आपका रहेगा Na2O2, थर्ड रहेगा 50% डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 और फोर्थ रहेगा आपका 2 इथिल एंथ्राक्विनोल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कैसा होता है ना, हम लोग मेथड को तो पढ़ते हैं, मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में फ्रेम ही ना हो कि कौन से रिएक्शन किसका पार्ट है तो प्रॉब्लम जाती है। तो अगर हमारे सामने चार्ट आ जाए तो वैसे ही सारी चीज़ें हमारे सामने से क्लियर हो जाती है, सब समझ में आ जाता है कि चलो चार्ट आ गया है, हाँ ये सारे इसके अंदर में आने वाले, समझा या नहीं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे रिएक्शंस तो बहुत टफ है, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ, लास्ट वाले क्लास में मैंने सारे रिएक्शंस आपको बताए थे, उस वाले क्लास में भी आपको ऐसा लग रहा था कि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे तो रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन क्या वो क्लास करने के बाद ऐसा कुछ लगा कि रट्टा मारने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें आपको सिस्टमैटिकली कंसेप्चुअली समझाई थी, तो वो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। तो उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग इसको भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ने वाले हैं, इसमें भी बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ये भी सारी चीज़ें आपको कैसी लगेंगी, एकदम ईजी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। अगर आपको ये वाली रिएक्शन आ जाती है तो इसमें का जो कुछ पार्ट है, जैसे कि LiAlH4 एंथ्राक्विनोन की रिएक्शंस, ये सब आपको 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको 12th का ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए 11th का सारा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो सबसे पहले जो H2O2 का प्रिपरेशन मैं आपको बता रही हूँ वो है BaO2 10H2O से, BaO2 8H2O। इससे हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग H2O2 को बनाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे ध्यान देंगे, अदरवाइज़ आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन अगर ध्यान दिया तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग लेंगे BaO2 को, 8H2O को, सबसे पहले इसको हम लोग एज इट इज़ ले लेंगे, BaO2 8H2O को ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो बनाना है वो है H2O2। अब देखो, ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको H2O2 को बनाने का है, H2O2 को बनाना है। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको O2 मिलने वाला है। लेकिन फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार जब मुझे H2O2 को बनाना है तो O2 का तो जुगाड़ हो गया, O2 मुझे मिल गया, अब मुझे H2 कहाँ से मिलेगा, H2 का भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। ये वाला H2 नहीं ले सकते, याद रखना है, ये पानी का H2O है, ये H2O आप नहीं ले सकते हो, आपको अभी H2 भी तो चाहिए ना। O2 का तो जुगाड़ हो गया, H2 भी तो चाहिए, तो H2 कहाँ से मिलेगा, H2 आपको मिलेगा H2SO4 से। H2SO4 में आपको क्या दिख रहा है, H2 दिख रहा है, समझा या नहीं। एक तरफ है O2, एक तरफ है H2, बनेगा क्या, H2O2। अब देखो, सबसे काम की चीज़ यहाँ पे ये है कि H2O2 जो होता है उसको हम लोग हमेशा बर्फ़ रख के बनाते हैं, मतलब आइस कंडीशन में बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हमारे MSc के प्रैक्टिकल्स में किया था, तो जब भी हम लोगों ने H2O2 बनाया था तो बर्फ़ को पूरा रख दिया था बीकर के अंदर में, पूरे बीकर को बर्फ़ से, मतलब आइस से फिलअप कर दिया था, और इतने ठंडे कंडीशन में हम लोगों ने उस H2O2 को बनाया था। उसका रीज़न ये है, अगर आपका टेम्परेचर ठंडा नहीं रहेगा, कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड नहीं करोगे, तो इसके अंदर का ऑक्सीजन आपका उड़ जाएगा, इसके अंदर का हाइड्रोजन भी आपका उड़ जाएगा, समझा या नहीं। इसलिए हम लोग को कैसी कंडीशन चाहिए, कोल्ड कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे आपका नाम क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब ही क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी का मतलब क्या होता है, कोल्ड कंडीशन। कंडीशन कैसी रहेंगी, एकदम कोल्ड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे जो H2SO4 हम लोग लेते हैं उसका नाम रहता है आइस कोल्ड, आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम रहता है आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने यहाँ पे आइस कोल्ड क्यों बोला है, क्योंकि ये वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है मुझे कैसा लेने का है, एकदम कोल्ड कंडीशन में लेने का है, एकदम ठंडे कंडीशन में लेने का है। सोचो ना, 273 केल्विन है, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस है, उस पर तो आइस ही रहेगा ना। तो हम लोग बिल्कुल ठंडा वाला लेंगे, और इसका नाम जो होता है, अगर मुझे इसका नाम देना है तो इसका नाम क्या रहेगा, ये रहेगा आपका बेरियम। Ba मतलब होता है बेरियम, और O2 दिख रहे हैं, मतलब इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम आपका रहेगा बेरियम पर ऑक्साइड। क्या ये नाम सही है, क्या ये नाम सही है।
आधे स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ ये नाम सही है, लेकिन सोचो ना, फिर इस पानी का क्या, उस पानी का तो नाम नहीं दिया। ये हुआ आपका बेरियम, ये हुआ आपका परऑक्साइड, फिर इस पानी का क्या, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। समझा या नहीं? हाइड्रेटेड, क्योंकि पानी भी तो है, बेरियम परऑक्साइड, क्योंकि O2 जो है वो कौन सा वाला है, परऑक्साइड वाला है। हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड, नाम को रट्टा मत मारना। H2SO4 सबको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बट याद रखना है H2O2 को हमेशा कैसे बनाते हैं, एकदम कोल्ड कंडीशन में। और अगर कोल्ड कंडीशन में नहीं बनाया तो क्या होगा, H2 भी उड़ जाएगा, O2 भी उड़ जाएगा, फिर कहाँ से बनेगा आपका H2O2। समझा? अब देखो ये इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ बचे हुए प्रोडक्ट की, तो क्या होने वाला है, देखो O2 यहाँ से मिला, H2 यहाँ से मिला, H2O2 निकल गया, और क्या बचता है, और आपको यहाँ पे बेरियम दिख रहा है, और आपको SO4 भी तो दिख रहा है। तो जो बच गया वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे, साथ ही साथ आपका कुछ पानी भी निकल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेरियम। Ba मतलब बेरियम और SO4 मतलब सल्फेट। ठीक है, फिर से एक बार देखो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली मेथड, अगर आपको H2O2 बनाना है तो आपको एक ऐसा कंपाउंड का जुगाड़ करना है जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। तो देखो क्या BaO2 8H2O में ऑक्सीजन है? हाँ है। क्या डालेंगे, हमारा O2 का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन क्या H2 का जुगाड़ हुआ? नहीं हुआ। पानी वाला तो H2 नहीं ले सकते। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या डाल सकते हैं, तो H2SO4 डाल सकते हैं, क्योंकि H2SO4 से क्या मिलने वाला है, H2 मिलने वाला है, H2 का जुगाड़ होने वाला है। यहाँ से मिला O2, यहाँ से मिला H2, क्या बन गया, H2O2। अब जो बच गया, बेरियम बच गया, SO4 बच गया। बेरियम और SO4 एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाएंगे, BaSO4, और साथ ही साथ पानी जो थे वो निकल गए। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, वो आप ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको रेडॉक्स में भर भर के सिखाया है। समझा या नहीं? चलो अब और मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। सेकंड कंडीशन, सेकंड वाला जो मैं ले रही हूँ वो है Na2O2। Na2O2 का आपका नाम होता है सोडियम परऑक्साइड। Na2O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, Na2O2 को हम लोग बोलते हैं सोडियम परऑक्साइड। चलो देखेंगे इसको। Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है। Na2O2 को लेंगे। अब सोचो आपको यहाँ पे बनाना क्या है, आपको यहाँ पे बनाना है H2O2। पर दिमाग में क्वेश्चन जो आता है ना, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि यार मेरे को H2O2 बनाना है, मतलब ही मुझे परऑक्साइड बनाना है, तो मेरे सामने Na2O2 तो है, क्या मैं Na2O2 से H2O2 बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ, क्योंकि Na2O2 में क्या दिख रहा है, Na2O2 में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, मतलब आपके ऑक्सीजन का तो जुगाड़ हो गया। अब किसका जुगाड़ बाकी है, आप लोग ही बताओ। बाकी है जुगाड़ H2 का। H2O2 के लिए चाहिए H2 और O2 दोनों। O2 का तो जुगाड़ हो गया, क्या H2 का जुगाड़ हुआ? नहीं हुआ। H2 कहाँ से मिलेगा, H2SO4 से मिलेगा। तो इसके अंदर में हम लोग डालेंगे H2SO4, H2SO4। अब देखो क्या होगा, यहाँ से मिला O2, यहाँ से मिला H2, H2 यहाँ से मिला, O2 यहाँ से मिला, मिल करके क्या बन गए, H2O2। क्या बच गया, बचा है Na2 और बचा है SO4। Na2SO4 को बोलेगा भाई मैं भी हूँ अकेला, तू भी है अकेला, चल हम दोनों भी कर लेते हैं कंबाइन और फॉर्म करते हैं Na2SO4। समझा या नहीं? यहाँ पे भी वही किया था, BaO2 8H2 लिया था, डाला क्या था, H2SO4। क्यों डाला था, क्योंकि H2 का जुगाड़ करना था। O2 मिला यहाँ से, H2 मिला यहाँ से, बना क्या, H2O2। जो बच गए वो कंबाइन हो गए, बेरियम बच गया, SO4 बच गया, BaSO4 बना दिया, पानी का पानी निकल गया। जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे भी मुझे H2O2 बनाना था, क्या किया, Na2O2 लिया, O2 का तो जुगाड़ हो गया, H2 चाहिए था, H2SO4 से याद आया मुझे कि H2 ले सकते हैं। यहाँ से लिया O2, यहाँ से लिया H2, क्या बन गया, H2SO4। बचा कौन, Na बचा, SO4 बचा, Na और SO4 कंबाइन होके क्या देंगे, Na2SO4। समझा या नहीं? अब इसका लिख लेते हैं नाम।
इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है सोडियम परऑक्साइड। इसका नाम आपका होगा सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या रहता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसका सोडियम सल्फेट। बोलो क्या यहाँ पे बाई सल्फेट आएगा या नहीं आएगा? तो देखो क्या इसके अंदर में H आया? नहीं आया। जब H आता है तो बाई सल्फेट बोलते हैं। क्या H आया? नहीं आया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सोडियम सल्फेट ही बोलेंगे। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन याद करो मैंने कुछ बताया था। मैंने आपको ये बताया है कि H2O2 हमेशा कैसे बनता है, किस कंडीशन में बनता है? एकदम ठंडे वाले कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में। अगर कोल्ड कंडीशन नहीं दिया तो क्या होगा? H2 भी उड़ जाएगा, O2 भी उड़ जाएगा। फिर कहाँ से बनाओगे H2O2? समझा या नहीं? तो मुझे क्या चाहिए? कोल्ड कंडीशन चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी मैं लूँगी 273 केल्विन। इसी का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ही कोल्ड कंडीशन। तो इस वाले H2SO4 का नाम क्या रहेगा? इस वाले H2SO4 का नाम रहेगा आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। समझा या नहीं? ठंडा टेम्परेचर नहीं दिया, कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड नहीं की, तो H2O2 नहीं बनेगा। समझा या नहीं? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एक्चुअली क्या था ना, रुको, जब हम लोग MSc का प्रैक्टिकल कर रहे थे, आधे स्टूडेंट्स ने कोल्ड कंडीशन को प्रोवाइड नहीं किया, आधे ने प्रोवाइड किया। तो जब हमारी रिएक्शन हुई तो ऑब्जर्व ये हुआ कि हमारा प्रोडक्ट वाइट कलर का बना, क्योंकि H2O2 का कलर जो होता है ना वो अलग वाइट कलर का होता है, वाइटिश कलर का रहता है, वो है ना, वाइटिश कलर का ही रहता है। वैसे वो एक्चुअली देखो वो अलग अलग कलर शो करता है। मैं रिएक्शन के बाद की बात कर रही हूँ। हम लोगों ने उसका एक डेरिवेटिव बनाया था जो वाइट कलर का बनने वाला था H2O2 डालने के बाद। अब H2O2 का जो भी कलर होगा वो देख लेना। फिर क्या होता है, किसी का डेरिवेटिव येलो कलर का बना, किसी का डेरिवेटिव ब्लू कलर का बना, और किसी का वाइट कलर का बना। अब कहना ये था, सर ने हम लोग को ये पूछा कि H2O2 तो तीनों ने डाला, लेकिन H2O2 डालने के बाद एक का कंपाउंड बना वाइट कलर का, एक का बना ब्लैक, एक का बना येलो कलर का। तो ऐसे क्यों अलग अलग चीज़ें आई? तो कहना मुझे वहाँ पे ये है कि मैंने वहाँ पे आइस कोल्ड कंडीशंस यूज़ की थी, तो मेरा बराबर वाइट कलर का बना। अब मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया MSc के लैब में, उन्होंने आइस कोल्ड कंडीशन को यूज़ नहीं किया, उन्होंने नॉर्मल टेम्परेचर पे किया, जिसके वजह से वो येलो कलर का बना। तो सर ने उसको वहाँ पे ये बताया कि आपका ये येलो कलर का इसलिए बना है क्योंकि आपका H2 भी उड़ गया, आपका O2 भी उड़ गया। अब वहाँ पे कुछ और ही बन गया है, H2O2 ने रिएक्शन ही नहीं की। समझा या नहीं? इसलिए कोल्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। समझा या नहीं? ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे अपनी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ फॉर H2O2, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ 50% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर मेथड को कि ये मेथड एक्चुअली बोलती क्या है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। जो आपका थर्ड मेथड है वो कहता है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ 50% aqueous solution, electrolytic oxidation of 50% aqueous solution of dilute sulfuric acid, तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो ये कहता है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ 50% डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब कहना मुझे ये है कि इससे क्या समझ में आता है? इससे मुझे देख के ये समझ में आता है कि हाँ चलो मुझे ये तो समझ गया कि सल्फ्यूरिक एसिड मुझे लेने का है, लेकिन ये 50% एक्वस सॉल्यूशन क्या चीज़ है? दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि ये है क्या 50% एक्वस सॉल्यूशन, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या लेने का है? तो समझो ना, देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करती हूँ H2SO4 की, तो H2SO4 में एक्चुअली क्या होता है? अगर मैं कटायन और अनायन की बात करूँ तो इसके अंदर में क्या आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, H+ आयन और HSO4- आयन। क्या ये देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कुछ भी नहीं करने का है। यहाँ पे क्या था, H2 था और SO4 था, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब यहाँ पे H2 था, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो बचे कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन थे, एक को निकाल दिया, बचे कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। बनेगा क्या? HSO4-। जो ये HSO4- होता है ना, ये आपके 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट होता है।
आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बट उनको अपने दिमाग में ये चीज़ को फिट कर लेना है। 50% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही होता है HSO4 माइनस को कंसिडर करना है। फिर से सुनो, 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब ही होता है कि आपको वहाँ पे HSO4 माइनस को कंसिडर करना है। चलो देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे HSO4 माइनस। HSO4 माइनस को लिया, करवाना क्या है, करवाना जो है आपको वो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाने का है। अब खुद ही सोचो कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन को करवाती हूँ, रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, वो आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आपका बनता है H2S2O8 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कुछ कुछ चीज़ें, मेन चीज़ ये है कि कहीं पे भी अगर आगे बढ़ना है तो कंसेप्ट भी आना चाहिए, रट्टा भी मारते आना चाहिए। अगर सिर्फ कंसेप्ट आएगा तो अटक जाओगे, सिर्फ रट्टा मारोगे तो भी अटक जाओगे, लेकिन कंसेप्ट और रट्टा जिसको अच्छे से आता है वो सबसे ज़्यादा आगे जाएगा। तो कुछ कुछ जगह पे कंसेप्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे रट्टा भी मारना पड़ेगा। तो ये वो जो है ना, सीरियसली बता रही हूँ, यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा कि HSO4 माइनस जब इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करता है तो उससे क्या बनता है, H2S2O8। ठीक है। अब देखो ये जो आपका है ना H2S2O8, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या रहता है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। चलो अब कहना मुझे ये दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए। इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता नहीं, तो सोचो ना, इसका नाम ही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में भी आता है ओ, स्टार्टिंग में बताया था रेडॉक्स रिएक्शन के लॉस में भी क्या आता है ओ। तो ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना, नाम ही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के स्पेलिंग में भी आता है ओ, लॉस के स्पेलिंग में भी आता है ओ। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। चलिए मूव करेंगे और आगे। ये तो हुआ आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये है। फर्स्ट वाली स्टेप को स्टेप नंबर 1 नहीं बोलेंगे। अब मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या होने वाला है, जो भी H2S2O8 आपने बनाया है, H2S2O8 आप इसके अंदर में डालेंगे पानी को। आप जब इसके अंदर में पानी को डालते हो तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है H2O2 + H2SO4। ठीक है। ये रिएक्शन को मैं आपको बोल रही हूँ कि रट्टा मारो, रट्टा मारो इस रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो भी हम लोग अजीब ही सोचते हो, कुछ तो भी अलग ही बनता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि कभी भी अगर आपको H2O2 बनाना है यूजिंग 50% डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो दिमाग में इतनी चीज़ फिट कर लेना है कि वहाँ पे आपको लेना क्या है, वहाँ पे आपको HSO4 माइनस लेने का है। HSO4 माइनस लेने का है, क्योंकि बोला क्या गया है 50% एक्वस सॉल्यूशन, समझा या नहीं। तो HSO4 माइनस के डायरेक्टली बन गया, आपने बनाया यार। H2SO4 को जब भी सेल में डालेंगे तो दो चीज़ें होती है, कटायन और एनायन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक H+ को निकाल दिया, बचा क्या, एक HSO4 माइनस। अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या होता है, माइनस। अगर एक है कटायन तो दूसरा क्या होगा, अनायन। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको लेने का है, क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, बनता क्या है, H2S2O8। इसका नाम क्या है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जो बना उसको लेंगे, क्या डालने का है, उसके अंदर डालेंगे पानी को, और बनेगा क्या, H2O2 + H2SO4। क्या जो H2O2 हम लोगों को बनाना था वो बन गया, यस बन गया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि लास्ट मेथड है H2O2 बनाने का। सबसे पहली मेथड क्या देखी, BaO2 8H2O से बनाना। क्या डाला था उसमें, H2SO4 डाला था। कैसी कंडीशन थी, आइस कोल्ड कंडीशन।
सेकंड लिया था Na2O2, उसमें भी क्या डाला था, H2SO4। कंडीशन कैसी थी, आइस कोल्ड कंडीशन। तीसरी मेथड कौन सी देखी, 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, लेते क्या है, HSO4 माइनस। देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O2, जो कि है आपका 2-इथिल एंथ्राक्विनोल। देखते हैं उस पर्टिकुलर थिंग को, ध्यान से देखना। अब जो मैं आपको 2-इथिल एंथ्राक्विनोल पढ़ाने वाली हूँ वो आपको 12th में भी ऑर्गेनिक में हेल्प करेगा, वो एक बेस है आपका, इसलिए थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ मेथड, फ्रॉम 2-इथिल एंथ्राक्विनोल। उससे पहले तो मुझे आपके बेसिक को क्लियर करना है। बुक वाले तो क्या करते हैं, बुक वाले बेसिक को कभी देते नहीं हैं, उनको लगता है स्टूडेंट को सब कुछ आ जाता है, बट मुझे तो आपके बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा ना। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि अगर मैं बात करती हूँ बस एक रिंग की, तो इसका नाम क्या है, आप लोगों ने इसका नाम 12th में पढ़ा होगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। मतलब 12th में पढ़ोगे जाओगे तो, अभी तो 11th में हो ना, या पहले भी पढ़ा होगा, इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 2 रिंग की, अगर 2 रिंग एक दूसरे को ज्वाइन हो जाए तो इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है आपका नेफ्थालीन, ठीक है। जब एक रिंग ली तो उसको बोलते हैं बेंजीन, जब 2 रिंग लेते तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्थालीन। जब हम लोग 3 रिंग लेते हैं, 3 रिंग लेते हैं तो 3 रिंग को क्या बोलते हैं, 3 रिंग को बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या इतना समझ में आ गया, एक रिंग मतलब बेंजीन, 2 रिंग मतलब नेफ्थालीन, 3 रिंग मतलब एंथ्रासीन, समझा या नहीं। चलो अब बढ़ेंगे और आगे। अब कहना मुझे ये है कि अगर कहीं पे भी आपको आ जाए क्विनोल, तो किनोल का मतलब होता क्या है, देखो ध्यान से। जब भी किसी भी कंपाउंड में एनी कंपाउंड कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, एनी कंपाउंड कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, और ये जो दोनों OH ग्रुप होते हैं ना, ये होते हैं आपके 1 और 4 पोजीशन पे। मतलब 1 और 4 पोजीशन पे अगर 2 OH ग्रुप आ जाए, जैसे कि ये वाले 2 OH ग्रुप, देखो ध्यान से। सपोज अगर देखा जाए तो ये हुआ आपका एक OH ग्रुप, यहाँ पे भी कुछ रहेगा रिंग, यहाँ पे भी रहेगा, ये भी हुआ एक OH ग्रुप। क्या यहाँ पे 2 OH ग्रुप आए, हाँ 2 OH ग्रुप आए। कौन से पोजीशन पे है, चेक करना ज़रा, 1 2 3 4, मतलब 2 OH ग्रुप तो आए। कौन से पोजीशन पे आए, 1 और 4 पोजीशन पे आए। और जब भी 2 OH ग्रुप 1-4 पोजीशन पे आते हैं तो उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है क्विनोन। समझा या नहीं, इसका नाम क्या रहेगा, क्विनोल। चलो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये काम में आने वाला है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे जो मैंने यहाँ पे बेसिक में जाना वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के देखो रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने खूब सारे डेफिनेशन बताए थे, इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि प्रीवियस वाले क्लासेस जो भी रहते हैं ना उसको देखते जाओ। अगर वो नहीं देखोगे, डायरेक्टली जंप करोगे तो केमिस्ट्री में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके चैप्टर्स ही इस तरीके से डिज़ाइन किए गए कि अगर एक चैप्टर नहीं समझा तो दूसरे में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी खाओगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का 2 मतलब होते हैं। सबसे पहला मतलब जो ऑक्सीडेशन का होता है, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मैं काम की बात बता रही हूँ। एक होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीडेशन के स्पेलिंग में भी आता है ओ, लॉस के स्पेलिंग में भी आता है ओ। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी तो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल ही भी तो ऑक्सीडेशन होता है ना। सेकेंड थिंग होती है रिडक्शन। रिडक्शन के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन अभी जितना काम है अगर उसको कंसिडर करें तो उसका मतलब होता क्या है, उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कहना मुझे जो है वो यहाँ पे ये है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या तो हो जाएगा हाइड्रोजन का रिमूवल। रिडक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन। चलिए देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे बोला गया है एंथ्रा। एंथ्रा मतलब अभी बताया था कितनी बेंजीन रिंग होती है, 3 बेंजीन रिंग होती है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, इसीलिए तो मैंने लिखी 3 बेंजीन रिंग। समझा या नहीं समझा, मैंने 3 बेंजीन रिंग लिखी। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यहाँ पे ये है क्योंकि एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग होती है। ये एंथ्रा कहाँ से आया है, एंथ्रासीन से ही तो आया है।
यहाँ पे क्विनॉल बोला गया है, क्विनॉल। क्विनॉल का मतलब होता क्या है, 2 OH ग्रुप। कौन से पोजीशन पे, 1 और 4 पोजीशन पे। एक OH ग्रुप आया यहाँ पर, एक OH ग्रुप आया यहाँ पर। देखो रे देखो, क्या ये एक दूसरे के 1-4 पोजीशन है। 1 2 3 4। मैं पूरे इसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ इन दोनों को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। चलो और भी कुछ बाकी है। एंथ्रा तो हो गया, 3 बेंजीन। क्विनॉल तो हो गया, 2 OH ग्रुप। लेकिन बचता क्या है, 2 इथिल भी तो है ना। तो इस 2 इथिल का मतलब क्या होगा, 2 इथिल का मतलब ये है कि आपके सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, इथिल ग्रुप है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, C2H5। C2H5 मतलब इथिल होता है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम आपका रहता है 2 इथिल एंथ्रा क्विनॉल। अब देखो क्या होगा, 2 स्टेप होंगे। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो अगर मैं बात करूँ इस थिंग की, तो यहाँ पे कहना जो मुझे है वो ये है कि पहले स्टेप में मैं जो करवा रही हूँ वो है आपका ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इसी का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन जो आपकी रहेगी वो रहेगी रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन कैसी होती है, H2 पल्लाडियम और ट्रायंगल, मतलब ही हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। चलो देखेंगे यहाँ पे आपको बोला गया है ऑक्सीडेशन करवाओ। ऑक्सीडेशन के 2 मतलब होते हैं, कौन से, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस और क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। क्या आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाँ मुझे हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर। इसकी तरफ नज़र भी मत डालना, ये इथिल का पार्ट है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस यही हाइड्रोजन दिखने चाहिए। तो ऑक्सीडेशन में करवाना क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल। चलिए कराएंगे हाइड्रोजन का रिमूवल। बनेगा क्या, आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये था OH। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन चले गया तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। एक बॉन्ड इस बेंजीन के साथ में है, इस रिंग के साथ में है, और एक बॉन्ड इसका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ में। अब हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है ना, इसीलिए उसने दोनों बॉन्ड किसके साथ में बनाए, इस रिंग के साथ में। यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ OH से, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2। पहले उसने एक बॉन्ड बनाया था रिंग के साथ, एक बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ। अब एक हाइड्रोजन तो चले गया, इसलिए ऑक्सीजन दोनों के दोनों बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा, रिंग के साथ में बनाएगा। समझा या नहीं। अब क्या करेंगे, अब सोचो यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड। जब भी मुझे रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड देना है तो कैसे देते हैं, अल्टरनेट फैशन में। यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि अल्टरनेट फैशन में देते हैं। एक डबल बॉन्ड आया यहाँ पर, यहाँ पे आएंगी स्पेस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएंगी स्पेस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएंगी स्पेस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएंगी स्पेस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएंगी स्पेस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएंगी स्पेस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड, एक स्पेस एक डबल बॉन्ड, एक स्पेस एक डबल बॉन्ड। मतलब करना क्या है, डबल बॉन्ड हमेशा एक छोड़ के दिया जाता है, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। इसी फैशन में आपको हमेशा डबल बॉन्ड को रिंग के अंदर में देना पड़ता है। समझा या नहीं। चलो ये तो हो गया। अब क्या करना था, ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने का है। आगे मेरा पार्ट में मुझे ये कहता है कि अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो इसका नाम होता है 2 इथिल। इसका नाम आपका क्या होता है देखेंगे, इसका नाम होता है 2 इथिल। जैसा इसका नाम था ना वही इसका नाम रहेगा, कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पे भी एंथ्रा आएगा क्योंकि 3 बेंजीन रिंग है, एंथ्रासीन है, इसलिए एंथ्रा तो आएगा। 2 इथिल भी आएगा। साथ ही साथ आपको क्या यहाँ पे क्विनोन दिख रहा है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं ये भी तो क्विनोल है, ये भी तो क्विनोन है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, बट आपके दिमाग में मिस्टेक हुआ है। ये चीज़ को दिमाग में फिट कर लो। यहाँ पे क्विनॉल बोला गया है। ऑल क्यों बोला गया है, क्योंकि OH आए हैं। ऑल का मतलब क्या होता है,
ऑल का मतलब अल्कोहल होता है, OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल। समझने में भारी जाएगा बट डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा। ये है ओन। ओन कहाँ से मिला है, ओन मिला है कीटोन से। अल्कोहल का मतलब होता है OH, इसलिए तो यहाँ पे ऑल आया है। कीटोन का मतलब होता है ON, इसलिए तो यहाँ पे ओन आया है। समझाया नहीं? अब क्या होगा, सीधी सीधी बात, जब हाइड्रोजन को रिमूव किया तो रिएक्शन का नाम था ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन को इसके अंदर में ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ही क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन को ऐड किया यहाँ पर, हाइड्रोजन को अगर ऐड किया यहाँ पर, तो उस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, रिडक्शन रिएक्शन। होगा या नहीं? तो कहना मुझे ये है कि इस रिएक्शन को आप रिवर्स भी करवा सकते हो। अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया तो बनेगा क्या, क्विनोन, ऑक्सीडेशन हुआ। उसमें अगर हाइड्रोजन को ऐड किया तो बनेगा क्या, क्विनॉल। क्या किया, रिडक्शन किया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2O2 को। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे जो मैंने जाना वो ये है कि जो भी आपका प्योर H2O2 होता है, प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है। और वो कंपाउंड अलग अलग फॉर्म करता है, वाइट कलर के, येलो कलर के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को फॉर्म करेगा। बट एक्चुअली H2O2 का कलर कैसा होता है, पेल ब्लू कलर का कलर्ड लिक्विड होता है। पेल ब्लू कलर का वो जो लिक्विड होता है उसी का नाम क्या होता है, H2O2। अगर मैं बात करती हूँ आगे, तो यहाँ पे जो मैंने जाना वो ये है कि H2O2 जो होता है वो मिसिबल होता है इन वाटर। अब आधे लोगों को तो कन्फ्यूजन ये होता है कि चलो मुझे समझ गया वाटर, बट ये मिसिबल क्या है। तो आपको याद रखना है कि मिसिबल का ही मतलब क्या होता है, मिसिबल का ही मतलब होता है सोल्यूबल। मतलब ही आपका जो H2O2 है वो मिसिबल होगा पानी में, मतलब ही सोल्यूबल होगा पानी में। तो देखो कैसे होगी रिएक्शन। अगर मैं लेती हूँ H2O2 को, इसके अंदर में डालती हूँ पानी को, तो बनेगा क्या, आपका बनता है H2O2 H2O। ये वाला कंपाउंड आपका बनता है परऑक्सीहाइड्रेट। ठीक है, तो याद रखना है कि H2O2 के अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो वो पेल ब्लू कलर का लिक्विड है। सेकेंड प्रॉपर्टी, वो पानी के अंदर में मिसिबल होता है, मतलब ही पानी के अंदर में सोल्यूबल होता है। तो अगर इसके अंदर मैंने डाला पानी को, पेरोक्साइड के अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर मैंने डाला पानी को, तो बनेगा क्या, जाहिर सी बात है H2O2 था तो H2O2 लिख दिया, पानी था तो पानी को भी लिख दिया। समझाया नहीं? और बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ ना स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की, तो यहाँ पे जो मैंने जाना वो ये है कि स्ट्रेंथ जो होता है H2O2 का, उसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो भी स्ट्रेंथ होती है H2O2 की, एक्वस सॉल्यूशन की, उसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग उसको मेजर करते हैं। मतलब जो भी स्ट्रेंथ रहेगी H2SO4 की, उसको वॉल्यूम के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाएगा। समझा या नहीं? वैसे तो ये लाइन समझने में बड़ी डिफ़िकल्ट है, सब दिमाग के ऊपर से टैंजेंट चले जाता है, लेकिन अब सुनो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ, कहीं पे भी आपको आ जाए 30% एक्वस सॉल्यूशन, 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2, तो उसी का मतलब आपका होता है स्ट्रेंथ वॉल्यूम इक्वल्स टू 100। स्ट्रेंथ वॉल्यूम उसका क्या रहता है, उसका 100 रहता है। मतलब कहना मुझे ये है, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग काय में मेजर करते हैं, उसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म से मेजर करते हैं। मतलब अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो आप लोग ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई मुझे ऐसा H2O2 दे जिसका स्ट्रेंथ वॉल्यूम 100 है, ऐसा नहीं बोलोगे। तो वो आपको थप्पड़ मार के वहाँ से भेज देगा, वो बोलेगा तेरे को इतना भी नहीं पता कैसे लेते हैं इसको। तो आपको याद रखना है, आप जब भी मार्केट में H2O2 को ख़रीदने जाओगे, वैसे तो ये ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर जाते हो फ़िलहाल कंसिडर कर लेते, तो आपको मार्केट में जाके बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 दे, 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 दे। तभी जाके वो आपको क्या देगा, तभी जाके वो आपको देगा स्ट्रेंथ वॉल्यूम ऑफ 100 का H2O2। मतलब मार्केट में जब जाओगे तो क्या बोलोगे, भाई मुझे 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 दे। समझा या नहीं? अब जो भी आपका H2O2 होता है वो आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर दिखाता है। मतलब ये जो H2O2 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा दिखा रहा है। मतलब H2O2 जो है वो आपको शो करेगा ऑक्सीडाइजिंग
एंड रिड्यूसिंग नेचर, या तो मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्शन वो आपको शो करेगा। ठीक है, मतलब कहना मुझे ये है कि मेरा जो भी H2O2 होता है वो मुझे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर दिखाता है। मतलब ही उसका एक्शन कैसा रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टाइप का। तो चलिए देखेंगे कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर में। तो सबसे पहला पॉइंट जो फोर्थ में मुझे फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ने का है, फोर्थ पॉइंट में फर्स्ट वाला, वो रहेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, वो रहेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2। फर्स्ट पार्ट को मुझे देखने का है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2, और सेकंड पार्ट जो फोर्थ में मुझे देखने का है वो देखने का है रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ H2O2। सेकंड पार्ट मुझे देखना है रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ H2O2। तो चलिए डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे जो मुझे लिखना है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ Fe2+। मैंने Fe2+ को लिया है, उसमें डाला है H+। अब खुद ही सोच के मुझे बताओ यहाँ पे H+ के साथ में और क्या आएगा, H2O2 आएगा। यहाँ पे H2O2 क्यों आया, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2। मतलब H2O2 नहीं आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन H2O2 की कहाँ से होगी, बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी कहाँ से। H2O2 ही नहीं डालेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2 कहाँ से देखेंगे। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे बोला गया है ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन का मतलब एक और होता है, वो होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का भी तो मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी तो ऑक्सीडेशन है। होगा क्या, आयरन था +2 में, क्या बनेगा आयरन +3। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके निकलेंगे वो रहेंगे पानी। ठीक है, अब सोचो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे जो मैंने जानी वो ये है, यहाँ पे आयरन था +2 में, यहाँ पे आयरन है +3 में। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है इंक्रीज। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसीलिए इसका एक्शन का नाम भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। समझा या नहीं। चलिए और बढ़ेंगे आगे। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे MnO4 1-, इसमें भी डालेंगे H+ आयन, इसमें भी डालेंगे H2O2, और यहाँ पे भी आपको बनाने का है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका बनता है Mn+2 + H2O + O2। चलो देखो, दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ये H+ आयन कहाँ से आए। तो H+ आयन जो होते हैं वो एक एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करते हैं, आपके एसिडिक कंडीशन को वो मेंटेन रखते हैं, एसिडिक कंडीशन को वो मेंटेन रखते हैं, इसीलिए हम लोग H+ आयन को डालते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। यहाँ पे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो यहाँ तो समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा था, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का ही मतलब, इंक्रीज होने का ही मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो एक्शन का नाम भी रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। सोचो तो सही क्या होगा। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है, रिडॉक्स में भर भर के सिखाया था, कैसे सिखाया था, याद आ रहा है कुछ। इसको बोलेंगे X प्लस, बीच में कौन सा साइन, प्लस साइन, बीच में प्लस साइन, इसके नीचे है 4। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। ठीक है, आगे मैंने जो जाना वो ये है, इसके ऊपर चार्ज है 1-। अगर कभी भी चार्ज ओवरऑल आ जाए 1- तो आप लोग क्या करते हो, +1, उल्टा करते हैं ना। x - 8 + 1 = 0, x - 7 = 0, x = +7। MnO4 का चार्ज कितना आया, MnO4 का चार्ज आया +7। यहाँ पे MnO4 का चार्ज कितना है, +2। क्या हुआ, MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ डिक्रीज,
ऑक्सीडेशन नंबर हुआ डिक्रीज, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। इसलिए इस एक्शन को क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ H2O2। समझा या नहीं? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे डिस्कस करना है यूजेस को। यूजेस में मैंने जो जाना वो ये है कि H2O2 जो होता है, आप लोग माउथ वॉश यूज़ करते हो ना, तो उसमें भी H2O2 का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कभी हम लोग को अगर इंजरी आ जाती है, वुंड आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह जो यूज़ करते हैं उसमें भी आपका हम लोग H2O2 डालते हैं। H2O2 की हीलिंग एक्शन होती है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है। साथ ही साथ वो माउथ वॉश की जैसा तरह यूज़ होता है। और उसी के अलावा वो मिल्क, वाइन और ब्लीचिंग एजेंट के जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, उसमें भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपका माउथ वॉश है एंटीसेप्टिक है, मिल्क, वाइन, ब्लीचिंग एजेंट के प्रिजर्वेटिव्स में भी वो वाली चीज़ इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे बोला गया है एंटी क्लोर, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये एंटी क्लोर क्या है? तो सोचो ना, एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है रिमूव करना, रिमूवल। और यहाँ पे बोला गया है क्लोर, और क्लोर का मतलब होता क्या है? क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन। मतलब कहना मुझे ये है कि इसका नाम है एंटी क्लोर। एंटी मतलब होता है रिमूवल और क्लोर मतलब क्या होता है? क्लोरीन होता है। आगे मैंने जो ये जाना वो ये है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो उसमें जो भी आपका पॉल्यूशन होता है, अगर मुझे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का है तो पॉल्यूशन के कंट्रोल में भी H2O2 का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। साथ ही साथ रिस्टोर करने के लिए एरोबिक कंडीशंस को इनटू सेवेज वाटर। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी आपका सेवेज वाटर होता है, मतलब देखा होगा ना आप लोगों ने, जब पानी का रिसाइकलिंग करते हैं, पानी का रिस्टोरेशन हम लोग करते हैं, तो उस वक्त भी एरोबिक कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर पानी बहुत गंदा हो जाए तो उसके ऊपर में आपने देखा होगा कि अलगे जम जाता है ना, ग्रीन कलर का। और वो अलगे क्या होता है, अगर वो अलगे जम गया तो उसके अंदर के सारे फिशेस मर जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अलगे जम जाता है उस रिवर के या उस लेक के ऊपर में। तो वहाँ पे क्या होता है ना, एरोबिक कंडीशंस को प्रोवाइड करवाने के लिए या सेवेज पानी में एरोबिक कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए हम लोग H2O2 का यूज़ करते हैं। क्योंकि H2O2 देता कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। फिशेस कैसी रहेगी? जिंदा। समझा या नहीं? चलो, सेवेज वाटर में भी हो जाएगा और ऐसे भी उसका यूज़ रहेगा। अब हम लोग कर रहे हैं एक पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल को डिस्कस। हम लोग जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम 8.8। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे अपने प्रॉब्लम नंबर 8.8 को, जो कि गिवन है पेज नंबर 121 पर। यहाँ पे आपको बोला गया है कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ H2O2। आपको बोला गया है परसेंटेज मास निकालने के लिए H2O2 सॉल्यूशन का परसेंटेज मास निकालने का है आपको, ठीक है। और आपको दे रखा है वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम दे रखा है 45.4। समझा या नहीं? मतलब कहना मुझे जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको परसेंटेज मास H2O2 का निकालना है, परसेंटेज मास आपको निकालना है और आपको वॉल्यूम दे रखा है। सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को मेरे साथ में एक कसम खानी है। वो कसम ये है कि कहीं पे भी आपको परसेंटेज मास पूछा जाए तो परसेंटेज मास का मतलब ही क्या होता है? परसेंटेज मास का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर। इसी का मतलब क्या होता है? ग्राम पर 1000 ml। समझा या नहीं? कहीं पे भी अगर आपको परसेंटेज मास पूछा जाए मतलब ही आपको क्या निकालना है? स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ मतलब होता क्या है? स्ट्रेंथ मतलब होता है ग्राम पर लीटर। लीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दूध लेते हो ना मार्केट, मतलब मार्केट में नहीं, जब घर में दूध वाला दूध देने के लिए आता है तो मिल्क लेते हो आप उससे, मतलब ही 1 लीटर का मतलब ही कितना होता है? 1000 ml। बस वही वाली चीज़ है, 1 लीटर के जगह पे क्या लिख दिया? 1000 ml लिख दिया, काम ख़त्म। चलिए अब मूव करेंगे आगे। सबसे पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पे ये जानना कि अगर मैं बात करती हूँ ना H2O2 की, तो H2O2 मुझे 2 चीज़ें देता है। पहली चीज़ देता है H2O और सेकंड चीज़ मुझे वो देता है ऑक्सीजन। H2O2 मुझे क्या क्या देता है? H2O प्लस ऑक्सीजन। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करने गई तो अब तो आप लोगों को अच्छे से बैलेंसिंग करते आती है। यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, वो तो सभी को आता है। चलो अब और मूव करेंगे आगे। जो मैंने यहाँ पे जाना वो ये है कि अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करती हूँ,
मोलर मास मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं इसके मोलर मास की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो मैंने जाना वो ये है, यहाँ पे तो बाहर 2 है इनटू, अब देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, 2 इंटू 16, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 1 जार 2, 2 16 जार 32, कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 32 कितना होता है 34, 34 2 जार 68, कितना वैल्यू आया 68 आया। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि H2O2 से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है H2O प्लस O2, ठीक है। देखो H2 में H का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, बाहर 2 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बाहर 2 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 1 जार 2, 2 16 जार 32, 32 प्लस 2 34, और बाहर में कितना था 2 था, मल्टीप्लाई किया 68 आ गया। अब सोचो यहाँ पे आधे स्टूडेंट 18 लिखेंगे, बट थोड़ा सा तो यार दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है मास बताओ, क्वेश्चन में आपको बोला गया है मास बताओ, जब वॉल्यूम दे रखा है 45.4। आपको क्वेश्चन खुद बता रहा है, अगर आपको क्वेश्चन खुद बता रहा है कि क्वेश्चन में मास दे रखा है, वॉल्यूम पूछा गया है, या तो वॉल्यूम दे रखा है मास पूछा गया है, मतलब कहना मुझे ये है एक तरफ मास दिया है और एक तरफ वॉल्यूम दिया है, आपने यहाँ पे मास को कैलकुलेट किया। कॉमन सेंस क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर एक तरफ है मास तो आपको निकालने का है वॉल्यूम, एक या तो फिर वॉल्यूम दे रखा है तो मास निकालना है, मतलब मास और वॉल्यूम का रिलेशन है। मास आपने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, अब वॉल्यूम निकालना है। तो आप लोग खुद ही सोचो कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा। याद करो मैंने कुछ बताया था, मोलर वॉल्यूम, याद करो बेसिक्स ऑफ 11th में क्या बताया था, मोलर वॉल्यूम का क्या वैल्यू था 22.4, याद करो 22.4 होता है मोलर वॉल्यूम का वैल्यू। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ मास लिया दूसरी तरफ वॉल्यूम क्यों लिया, तो अभी बताया, क्वेश्चन खुद बोल रहा है एक तरफ है मास दूसरी तरफ है वॉल्यूम, इसीलिए तो एक तरफ लिया मास दूसरी तरफ क्या लिया वॉल्यूम। क्या करेंगे, बस वही चीज़ करना है जो अभी तक करते आए। एक तरफ है 68, जब मास है 68, जब मास है 68 तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 22.4, जब मास है 68 वॉल्यूम है 22.4, मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी है। अब आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है 45.4, आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है 45.4, तो आपको क्या निकालना है, आपको मास निकालना है। इसको मैं x कंसिडर कर लूँ तो इसको कैसे लिखेंगे, बस करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या मैथ्स में किया होगा ना, क्या निकलेगा x इक्वल्स टू 68 इंटू 45.4 अपॉन 22.4, समझा या नहीं। देखो रे देखो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो मैंने यहाँ पे जानी वो ये है, जब मास था 68 तो वॉल्यूम था 22.4, अब वॉल्यूम दे रखा है 45.4, तो मास कितना होगा, करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, बस वही चीज़ करेंगे। 68 इंटू 45.4 अपॉन 22.4, एक्स गया उस साइड में, बस वही वाली चीज़ है। यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 136 ग्राम। अब आप लोग मुझे खुद ही बताओ, जो भी यहाँ पे आ रहा है मुझे फ़िलहाल उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे क्या सच में 136 को निकालना है, बताओ रे बताओ, क्या मुझे सच में 136 को निकालना है। ये तो मेरे मास का वैल्यू आया है, मुझे क्या क्वेश्चन में मास निकालना है, नहीं, मुझे क्वेश्चन में परसेंटेज मास निकालना है सॉल्यूशन का, परसेंटेज मास सॉल्यूशन का। और परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेंथ, याद है ना कसम, स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या होता है ग्राम पर लीटर, और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ग्राम पर 1000 ml। मतलब अगर मुझे इसको लिखने का है, मुझे अगर इसका स्ट्रेंथ निकालने का है, मतलब ही मुझे इसका परसेंटेज मास निकालने का है इन सॉल्यूशन, तो मैं कैसे निकालूंगी, उसका वैल्यू आएगा 136 अपॉन 1000 ml। तो इसका आपका वैल्यू जो आता है वो रहेगा 13.6 परसेंटेज मास, ठीक है।
चलिए अब हम लोग मूव करेंगे फाइनली अपने लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तरफ एस ब्लॉक एलिमेंट के, जो कि है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि है लास्ट पार्ट। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने लास्ट वाले पार्ट को। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, फाइनली एंट्री ले रहे हैं अपने लास्ट वाले कंपाउंड की तरफ इस चैप्टर के, जिसका नाम है LiAlH4। LiAlH4 की अगर मैं बात करूँ ना, तो LiAlH4 में जो मैंने जाना वो यहाँ पे ये है कि LiAlH4 को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे पता चलेगा? देखो, Li मतलब होता है लिथियम, Al मतलब होता है एल्यूमिनियम भाई साहब, और H मतलब क्या होता है? हाइड्राइड भाई साहब, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब खुद ही सोचो, अगर मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो रे देखो, LaH। अगर कहीं पे भी आपको ला आ जाए, LH आ जाए, या तो फिर LiAlH4 आ जाए, क्या पहचान लोगे कि उसी का मतलब क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझा या नहीं? चलो और बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ इसके प्रिपरेशन की, करना क्या है? सबसे पहले तो इसका करवाना है प्रिपरेशन। किसका प्रिपरेशन करवाना है? LiAlH4 का। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि सबसे पहले मैं लूँगी LiH और मैं इसके अंदर में डालूँगी AlCl3। इससे मुझे मेरा बनेगा LiAlH4 प्लस LiCl। रुको रुको रुको, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम तो आगे बढ़ रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा है। तो अभी सुनो ना, यहाँ पे जो मैंने जाना वो ये है कि मुझे LiAlH4 चाहिए था। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे Li चाहिए। तो चलो मेरे Li का तो जुगाड़ हो गया। फिर मुझे H चाहिए, तो चलिए मेरे H का भी जुगाड़ हो गया, क्योंकि रिएक्शन तो आपको बैलेंस करना है, आप ट्रेन हो चुके हो। लेकिन और क्या चाहिए? मुझे LiAlH4 बनाने का है। Li तो मुझे मिल गया, H तो मुझे मिल गया, और मुझे क्या चाहिए? और मुझे एल्यूमिनियम चाहिए। कहाँ से मिलेगा? AlCl3 से। इसीलिए तो मैंने Al डाला ना, जो बच गया वो Li के साथ में रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन आप बैलेंस करोगे, मैंने बैलेंस नहीं किए। सुनो, मुझे बनाने का है LiAlH4। सबसे पहले लेंगे LiH। Li का जुगाड़ हो गया, H का जुगाड़ भी हो गया। मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो एल्यूमिनियम चाहिए। कहाँ से मिलेगा? AlCl3 से। क्या रट्टा मारने की ज़रूरत है कि LiH प्लस AlCl3 LiAlH4 देता है? रट्टा मार लो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। LiH लेंगे, उसमें क्या डालेंगे? AlCl3, तभी तो आपको Li मिलेगा, H मिलेगा, Al मिलेगा, और बनेगा क्या? LiAlH4। जो बच गया Li और Cl, इसको ज्वाइन कर दिया, काम ख़त्म। अब कहना मुझे ये है, मुझे तो लिखना है इनके नाम। इसका नाम क्या रहेगा? Li मतलब होता है लिथियम, H मतलब क्या होता है? हाइड्राइड होता है। इसका मतलब क्या होता है? Al मतलब होता है एल्यूमिनियम, और Cl मतलब क्या होता है? क्लोराइड। यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसका नाम क्या रहेगा? लिथियम क्लोराइड। रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। चलो और मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे जो मैंने यहाँ पे जाना वो ये है, बुक के रिएक्शंस हम लोग लेंगे जो बुक में दे रखा है। अब आगे मैं देख रही हूँ रिएक्शंस को, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ LiAlH4। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन LiAlH4 की तो देख ली। अब हम लोग किसको देखेंगे? केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन मेरा ये कहता है कि जो भी मेरा LiAlH4 है ना वो यूज़ करता है, वो यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड डोनर के करके भी वो यूज़ किया जाता है। सेकेंड, उसका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन में। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन में भी उसका यूज़ किया जाता है। फॉस्फीन का मतलब होता है PH3। सोर्स ऑफ हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं, तो सोर्स ऑफ हाइड्राइड में जो मैंने जाना वो ये है। सोर्स ऑफ हाइड्राइड में ही मैं लिख सकती हूँ
सोर्स ऑफ हाइड्राइड में आपका आएगा प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन जो है वो सोर्स ऑफ हाइड्राइड में आता है, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, ठीक है। और सेकंड जो रहेगा आपका, सेकंड रहेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने उसको वहीं पे क्लब कर दिया है। सोर्स ऑफ हाइड्राइड का ही मतलब क्या रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। और सेकंड जो आपका रहता है उसका सेकंड यूज़ आपका जो रहता है वो रहेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वो यूज़ किया जाता है। तो इसके दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। जिसको ये वाली चीज़ नहीं आएंगी उसको 12th में ऑर्गेनिक में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 12th का है, ये 12th में ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी है केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला क्या है, हाइड्राइड का सोर्स। अब आप सोचोगे कि पहले मैं हाइड्राइड क्यों पढ़ा रही हूँ बाद में रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, क्योंकि मुझे वैसे ही ट्रेंड से उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी PCl3 को, इसके अंदर में डालेंगे LiAlH4 को, तो आपका यहाँ पे बनता है PH3 + LiCl, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ LiAlH4 की, तो ये LiAlH4 क्या है, हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन, मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब मुझे LiAlH4 को क्या करने का है, यूज़ करने का है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर में डाला है PCl3। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है आपका P, यहाँ से आपको मिलने वाला है H, तो बना क्या, PH3। यहाँ से मिला P, यहाँ से मिला H, बना क्या, PH3। जो बच गया उसको ज्वाइन कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक और चीज़ जो बचेगा वो रहेगा AlCl3। चलो वो सब चीज़ें छोड़ो, कहना मुझे जो है वो यहाँ पे ये है, क्या यहाँ पे इस LiAlH4 ने हाइड्रोजन दिया, हाँ दिया। यहाँ पे PCl3 था, यहाँ पे P तो यहाँ से आया, H किसने दिया, H LiAlH4 ने दिया। मतलब ये LiAlH4 ने किया क्या, हाइड्राइड को डोनेट किया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड डोनर। समझा या नहीं। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे जो बना ना उसका नाम होता है फॉस्फीन। इसका नाम क्या होता है, फॉस्फीन। मतलब कहना जो मुझे है वो यहाँ पे ये है कि PCl3 में जब LiAlH4 को डालेंगे, LiAlH4 ने दिया क्या, हाइड्राइड। सोर्स किसका है, हाइड्राइड डोनर। P ने इस H के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, फॉस्फीन। सेकेंड यूज़ इसका होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट में वो आपके H2 को ऐड करता है, H2 को एडिशन करवाता है, ठीक है ना। देखेंगे कैसे। ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले लेंगे R, C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखते चलो, मैंने लिया है OR'। सेकेंड तरफ मैंने लिया है R, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। इसमें डालेंगे हम लोग LiAlH4, यहाँ पे भी डालेंगे LiAlH4 को, यहाँ पे भी डालेंगे LiAlH4 को। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या जाना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने पहले क्या बोला, LiAlH4 आपके हाइड्राइड के सोर्स की तरह एक्ट करता है, तो उसने H को दे दिया और PH3 बन गया, ठीक है। सेकंड में मैंने क्या बोला, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो LiAlH4 है वो आपको दो चीज़ें देता है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है हाइड्रोजन का एडिशन, एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी LiAlH4 भाई साहब आपको एक हाइड्रोजन देंगे, दूसरा हाइड्रोजन देंगे। अब सुनो क्या होगा, ध्यान से सुनो, पिक्चर आ रही है। एक हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के तरफ, एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन की तरफ। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, इनके तरफ क्यों नहीं गए। तो थोड़ा सोचो ना, डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, डबल बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन के पास में ही है। समझा या नहीं। डबल बॉन्ड तो आपके कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ ही है, मतलब जो भी आपका हाइड्रोजन है वो भी कहाँ पे जाएगा, उसी के पास जाएगा। और यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से आपकी असली ऑर्गेनिक की एंट्री होती है। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा RC। सुनो, पिक्चर अभी आने की है, थोड़ा सा वेट करो, मैं समझा के दे रही हूँ। इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं R, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बनेगा वो रहेगा RCHHOH। यहाँ पे आपका जो बनेगा वो रहेगा ROH। अब सुनो, सब समझाती हूँ, दिमाग के बाहर जा रहा है ना। सुनो, यहाँ पे था मेरा LiAlH4। आपको मुझे ऐसे नहीं समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, आपको क्या करना है, आपको बोला गया है रिड्यूसिंग एजेंट।
अगर मैं बोलूँ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैं आपको टफ वे में नहीं लेके जा सकती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट में जो मैंने जाना वो ये है कि रिडक्शन का मतलब भी क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल। समझा या नहीं? रिडक्शन का मतलब होता क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो सुनो, सबसे पहले यहाँ से मैं इस ऑक्सीजन को हटाऊंगी, यहाँ से इस ऑक्सीजन को मैं रिमूव करूंगी, क्योंकि बोला क्या गया है, रिडक्शन बोला गया है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया है। सबसे पहले मैं यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटा दूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ से भी इस ऑक्सीजन को हटा दूंगी, क्योंकि बोला गया है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन। यहाँ से भी कर दिया ऑक्सीजन को रिमूव, यहाँ से भी कर दिया ऑक्सीजन को रिमूव। अब देखो क्या करने का है, जब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन को ऐड करूँगी। 2 हाइड्रोजन को ही क्यों ऐड करूँगी, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे आ गए। समझा? रिडक्शन मतलब ही होता है ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे हो गया। LiAlH4 में मैंने पहले ही बताया कि वो H2 का एडिशन करवाएगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में देखो क्या होगा। सेकेंड रिएक्शन में ये समझा रही हूँ, सेकेंड रिएक्शन में भी वही वाली चीज़ हो रही है। सेकेंड रिएक्शन में भी आपको बोला गया है रिडक्शन करवाने का है, मतलब होता क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन हो गया रिमूव, एडिशन क्या करवाना है, हाइड्रोजन का। इसीलिए तो किसका एडिशन करवाया, हाइड्रोजन का। 2 ही क्यों करवाया, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। किसी के दिमाग में ये आता है कि ये ऑक्सीजन का क्या होगा, तो सोचो ना, क्या वो खाली पीली ऑक्सीजन है? नहीं है, ये ऑक्सीजन खाली पीली है। खाली पीली ऑक्सीजन रिमूव होते हैं, आते कौन है, हाइड्रोजन आते हैं। समझा या नहीं? अब देखो क्या होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गए, यहाँ से भी ऑक्सीजन को निकाल दिया, यहाँ से भी ऑक्सीजन को निकाल दिया। अब क्या होता है ना, हम लोग जब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, जब मैं आपको बेसिक्स में सब पढ़ाऊंगी ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पे मैंने ये जाना कि इस हाइड्रोजन का मुझे लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग कार्बन को ऐसा भी लिख सकते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल होता है कि कार्बन को अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, अगर कार्बन को मैं कहीं पे भी ऐसा लिख रही हूँ, इसी का मतलब ये हुआ है कि ये कार्बन में यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब कहना मुझे ये है कि एक डॉट से हम लोग इस कार्बन और इस 2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी दिया है डॉट और यहाँ पे भी दिया है डॉट। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। बुक में डायरेक्टली ये स्टेप दे रखी, ये दोनों दिया नहीं है। उनको लगता है कि आप सारे के सारे MSc स्टूडेंट हो, आपको सब आता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना। समझ में आया? करना क्या LiLH4 में, ऑक्सीजन को रिमूव करने का है, ऑक्सीजन को रिमूव करने का है। एडिशन किसका करवाना है, हाइड्रोजन का। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। 2 ही क्यों, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 ही तो बॉन्ड बनाता है। बन गया आपका ये। CH2 को कैसे लिख सकते हैं, डॉट से। चलिए यहाँ पे फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू कंक्लूड दिस थिंग कि यहाँ पे आपका चैप्टर होता है एंड। हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप N1 N2। देखो मैंने तो बहुत बेस्ट तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। आपको लेक्चर्स देखने के बाद रट्टा मारने का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस एक ही काम करना है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट्स तो डालो, योर कमेंट्स आर वेरी मच मोटिवेटिंग टू मी। मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है आपके कमेंट्स देखने के बाद। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।